बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your instructor मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 23 सितंबर को मॉर्निंग बैच का जो पीएमसी का पेपर है उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बच्चे इसको हम लोग दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं। 3 स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस का जो सेट है वो मुझे रिसीव हुआ है। बच्चे ये बात पहले क्लियर कर लें कि एक ही वक्त के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर डिफरेंट होते हैं। तो ये क्लेम करना कि ये एमसीक्यूज पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि अथेंटिक क्वेश्चंस क्या हैं, लेकिन मैं इतना 90% श्योर हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं वो ऑलमोस्ट अथेंटिक ही होते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं मैं वही आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा होता हूँ। और जो बच्चे टेस्ट देकर आ रहे हैं उन्हें पता है कि इनमें से कितने एमसीक्यूज हैं वो रिपीट होकर आ रहे हैं। तो आपको जहाँ से भी केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स या इंग्लिश, लॉजिकल, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी लास्ट में देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट एसएचएस हैं, लेकिन इनके ऑप्शंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। इस वजह से मैंने नीचे लाइन भी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया कि थ्योरेटिकल यील्ड कैन बी फाइंड आउट बाय। बच्चे हमारे पास यील्ड की दो टाइप्स, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। 31% यील्ड होती है वो तो हम लोग कंपैरिजन की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो यही हमारे पास डिफरेंस होता है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो डील करती है विद द केमिकल रिएक्शन, कि हम लोग लैब के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं उस दौरान हमें जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो एक्चुअल यील्ड, जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दौरान जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट होती है हम लोग उसको थ्योरेटिकल यील्ड का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C6H12O6। बच्चे किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपाउंड में फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास फार्मूला ही होता है कि मैस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन की पूछी गई तो ऑक्सीजन का मैस यहाँ पर कितना होगा, एक ऑक्सीजन का मैस है वो 16, और अगर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है तो इसका मैस है वो हमारे पास 96 आ जाता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ओवरऑल जो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है इसका जो मैस होता है वो हमारे पास 180 होगा। तो 96/180 इंटू 100 हम लोग कर देते हैं। हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं कि 96 जो है वो हमारे पास 90 के बराबर है, सिर्फ सपोज कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास नजदीक तरीन जो है वो आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 इंटू 50 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास 50% से वैल्यू जो है वो हमारे पास थोड़ी सी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो हमारे पास 50% थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वही हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होनी थी। एनी हो, अगर ऑप्शन मौजूद होते तो हम लोग बेस्ट तरीके से जो थे वो इसको टैकल कर पाते, लेकिन मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो कंपाउंड के अंदर तो आप लोग सिंपली यही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि मैस ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। सिर्फ एक ही एलिमेंट का मैस नहीं पुट करना, उसमें जितने भी वो वाले पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे, लाइक यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे तो मैंने 6 ऑक्सीजन का मैस ही जो है वो पुट किया, तो 96 बाय टोटल मैथ ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। बच्चे प्रोटॉन को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो हमारे पास गोल्डस्टाइन थे, जे थॉमसन जो थे इनका रोल था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के अंदर, जेडविक हैव अ रोल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि स्टेनले ने जो था वो इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, गोल्डस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय। बच्चे सिस्टम, एनीथिंग अंडर द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो चीज होती है हम लोग उसको बाउंड्री का नाम दे रहे होते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन थी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम। बच्चे लिगेंड किस चीज को बोलते हैं? लिगेंड हम लोग कोई भी ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जो पूरे का पूरा लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है, डोनेटेड लोन पेयर। और हमें पता है कि लोन पेयर को डोनेट करने से किस किस्म का बॉन्ड बन रहा होता है। जब पूरे का पूरा लोन पेयर डोनेट होता है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा होता है। मेटेलिक बॉन्ड जब हमें मेटेलिक एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। नहीं हो, यहाँ पे हमारे पास जब लोन पेयर डोनेट किया जाता है तो उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ऑर्बिट एग्जिस्ट इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होते हैं, 3D होते हैं। तो बच्चे ये 3D होते हैं जो ऑर्बिट्स होते हैं,
अगर हम लोग पी एक्स पी वाई की ही पी जी की बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास, अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं ये पी वाई है, ये हमारे पास पी एक्स है, तो हमारे पास पी जी को हम लोग इस तरह से इसके ऊपर अरेंज तो कर देते हैं, लेकिन ये थ्री डी स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बेसिकली थ्री डी स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर आप लोगों ने एक्सिस देखे हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ऑर्बिट्स का जो एग्जिस्ट करना होता है, ऑर्बिटल्स का, वो हमारे पास थ्री डायमेंशन के अंदर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो थ्री डायमेंशन आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। बच्चे K2Cr2O7 के अंदर क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अगर 7 ऑक्सीजन है तो -14। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तो अगर 2 पोटाशियम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। अब ये हमारे पास Cr2 है, इसकी पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारे पास +12 जो है वो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, हमारे पास +12 आ जाती है। अगर आपने एक की फाइंड आउट करनी है तो क्रोमियम विल बी इक्वल टू +12/2। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है बच्चे वो हमारे पास +6 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया हमारे से कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैंने बताई हुई आप लोगों को कि इफ से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि डाउट का वर्ड DOUT, बी यहाँ से हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है। तो डी से डी ब्लॉक एलिमेंट्स और OUT से आउटर। तो जो डी ब्लॉक होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक जो है वो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दो सीरीज आती हैं, हमारे पास लेंथेनाइड आ जाते हैं और दूसरी हमारे पास जो सीरीज आ जाती है वो हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन BF3। बच्चे हम लोग BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हिब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर हमारे पास बोरॉन ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, जिसने अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हैं, मीटर से इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर तो 0 आ गया, प्लस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसने 3 बनाया है। यहाँ पे आंसर कितना आता है, तो 3 आ जाते हैं। तो बच्चे आपने लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को जो है वो सम अप करना होता है। अगर तो आंसर 4 आ जाता है तो हिब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर आंसर 3 आ जाता है तो हिब्रिडाइजेशन जो है वो हमें sp2 देखने को मिलती है। और अगर आंसर हमारे पास 2 आ जाता है तो हिब्रिडाइजेशन जो थी वो हमारे पास sp होनी थी। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास आंसर 3 आ रहा है तो हमारे पास जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो हमें sp2 देखने को मिलेगी। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूछा गया हमारे पास कि मेलोनिक एसिड इज आल्सो नोन एज। बच्चे मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के दूसरे ही पेज के ऊपर मौजूद है। COOH CH2, फिर से हमारे पास जो है वो COOH आ जाता है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये डाइओइक एसिड है। तो अल्फा और बीटा तो गए यहाँ से, तो डाइओइक एसिड यहाँ पर भी है, डाइओइक एसिड यहाँ पर भी है। इसके अंदर टोटल 3 कार्बन, तो ये प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड होगा, 4 वाला नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो बच्चे हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो RAMgX जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जनरल फार्मूला। मैग्नीशियम भी इसमें मौजूद होता है, हेलोजन X भी इसके अंदर मौजूद होता है। COOH हमें देखने को नहीं मिला, जबकि अल्काइल ग्रुप कोई भी R ग्रुप यहाँ पे हमारे पास CH3 भी हो सकता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। जबकि COOH ग्रुप हमें देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के कीटोन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय। बच्चे ये तीनों के तीनों टेस्ट, टोलेंस रीजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट रीजेंट, ये तीनों के तीनों टेस्ट कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो इसका मतलब हम लोग इन तीनों से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। जो 2,4-DNPH टेस्ट है ये हमारे पास दोनों कार्बोनिल कंपाउंड मीन टू से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, हमारे पास एल्डिहाइड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये बात आप लोगों को कंफर्म हो जानी चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडियल गैस इन अ कंटेनर। बच्चे जो आइडियल गैसेस होती हैं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं, ना वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, ना वो एक दूसरे को धकेलती हैं, ना वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, कि ना ही इनका आपस में रिएक्शन होगा, ना ही ये रिपेल करेंगी, ना ही ये रिएक्ट करेंगी। क्योंकि रिएक्शन उसी वक्त पॉसिबल होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिवेलप हो पाएंगे, और रिपल्जन भी उसी वक्त होगी क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्जन आर डेल्ट विद द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें नन ऑफ दीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बेकलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ।
ये तो इस तरह से है जिस तरह से मैं नैन वाली दुल्हन के साथ शोहर का रिश्ता नहीं होता, उस तरह से एग्जामिनर का बेकलाइट के साथ जो है वो रिलेशन बना हो। हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है जनाब के बेकलाइट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से जो है वो हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाता है। बच्चे मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि एक ही सेंटर के अंदर डिफरेंट बच्चों का पेपर डिफरेंट होता है, तो जो बच्चे क्लेम कर रहे होते हैं कि पेपर डिफरेंट है, ये हमारे एमसीक्यूज नहीं थे, तो बच्चे आप लोग काइंडली वो वाले एमसीक्यूज हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग आगे बच्चों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक क्वेश्चन शेयर करता हूँ या फिर खुद से ही क्वेश्चन बना के शेयर कर देता हूँ। मुझे जो भी बच्चे क्वेश्चन शेयर कर रहे होते हैं मेरे साथ, मैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। और बिलीव मी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे बारहा मुझे आकर कहते हैं कि सर आपने जो डिस्कशन वीडियोज बनाई उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हमें केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर आए। तो मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दूसरे बायोलॉजी या फिजिक्स के लेक्चर्स देखें, कहाँ से आपको मिलते हैं उनके डिस्कशन सुने, तो वो भी आप लोग जो है वो लाजमी करके जाएं जो कि पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि फिनोल रिएक्ट्स विद डैश टू गिव बेंजीन। तो बच्चे इसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास जो फिनोल होगा, यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं पता, बच्चे ने मतलब सिर्फ स्टेटमेंट ही भेजी थी तो मैंने खुद से ऑप्शन बनाएंगे। तो हम लोग फिनोल का जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है ये जिंक के साथ कंबाइन करके ZnO बना देता है और हाइड्रोजन विद इन द रिंग चला जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन जो है वो बन जाती है। तो ZnO एज अ प्रोडक्ट निकलती है, किसके साथ रिएक्ट करवाया, वो हमने जिंक के साथ करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहते हैं व्हेन हैलोजन इज अटैच टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से मुराद ऐसी कार्बन होगी जो हमारे पास जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होगा, लाइक यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास अल्फा कार्बन आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है या किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी प्राइमरी कार्बन हैलाइड की कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता है। सेकेंडरी में ही हमारे पास बीटा कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो आगे दो कार्बन के साथ अटैच होती है, और अगर हम लोग इसको तीन कार्बन के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास गैमा कार्बन जो है वो बच्चे बीटा, या फिर हम लोग इसको सेकेंडरी का नाम दे रहे होते हैं। बच्चे अगर ए के साथ अटैच होगी तो वो हमारे पास प्राइमरी कार्बन, अगर दो के साथ अटैच होगी तो सेकेंडरी, अगर तीन के साथ हो तो टर्शियरी। अल्फा बीटा गैमा के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन नहीं करते। अल्फा बीटा गैमा आप लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइक हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसके साथ ये जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा, जो नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा कार्बन होगा, नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो गैमा होगा, और उसके बाद जो कार्बन होगा वो हमें डेल्टा कार्बन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग मेरे से पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ फिर से कि अगर जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें प्राइमरी कार्बन होता है जो एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है या किसी के साथ भी अटैच ना हो, सेकेंडरी कार्बन जो आगे डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच होगा, टर्शरी कार्बन जो आगे तीन कार्बन के साथ अटैच होगा। अल्फा बीटा गैमा इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, बीटा के साथ वाला गैमा, गैमा के साथ वाला कार्बन जो होता है वो हमारे पास डेल्टा कार्बन हमें देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 2 dm³ मैथ फाइंड करने का हमें बोला गया था। हमने बच्चे मैथ फाइंड आउट करना था, तो अगर आपके पास मैथ फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैथ बाय मोलर मैथ। हमें इसका मोलर मैथ पता है कि वो हमारे पास कितना है, वो 32 है। गिवन मैथ हमने फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू आपको अगर पता होगी तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से कैलकुलेट कर लेते हैं कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाता है। गिवन वॉल्यूम अगर हमारे पास 2 है तो मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ होता है। हम लोग इसको सिंपली 22 ही लिख लेते हैं, तो 2/22 ये आपके पास 1/11 आ जाता है। मतलब आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितनी है, 1/11। तो 32 को आप लोग इधर जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 11 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमें 3 देखने को मिलेगा, इसका गिवन मैथ्स। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पूछा गया कि हमारे पास इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच फॉलोइंग हैज द हाई पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे हमारे पास इस तरह से जो है वो हमें ग्राफ देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी का लेवल जो है वो हमारे पास कम होगा। तो बच्चे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टेंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास हाई होगी, जबकि प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें कम देखने को मिल रही होती है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट विद द CO2 फॉर्म। बच्चे ग्रिग्नार्ड एजेंट का आप लोग CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे देखने को मिलेगी
सपोज करें आपने ग्लिकनार एजेंट एक कार्बन वाला लिया तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी वो 2 कार्बन वाली बनेगी। अगर आपने ग्लिकनार एजेंट 2 कार्बन वाला लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाली बनेगी। और इस प्रोसेस को हम लोग स्टेप अप प्रोसेस का नाम देते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास बढ़ जाया करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये चैप्टर नंबर 13 पीटीबी की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग एसिटिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। उसके अंदर भी बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड के, और एल्डिहाइड को अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है हम लोग हासिल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। बच्चे मेटल वो रिएक्टिव होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मीन से एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास कम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट नीचे मौजूद होगा, जो नीचे वाला एलिमेंट है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो ज्यादा होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास कम होती है। तो आपने सिंपली ये देखना था कि हमारे पास इन दोनों में से नीचे कौन सी मदद होती है। तो हमारे पास Cu जो है वो हमारे पास ओरम नीचे हमें देखने को मिलती है, तो यही हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि 4s2 4p2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ। बच्चे 4 से हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास ये पीरियड 4 के अंदर मौजूद है, और S2 और P2 मीट से इसके वैलेंसन में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ग्रुप नंबर भी 4 होना चाहिए और पीरियड नंबर भी 4 होना चाहिए। तो हमारे पास जर्मेनियम और कार्बन ही ग्रुप 4 से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन तो हमारे पास पीरियड 2 से बिलोंग करता है, जबकि जर्मेनियम ही जो है वो हमारे पास ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। तो यही हमारे पास होगा राइट ऑप्शन। में अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है वो इक्वल होता है जो हमारे पास वैलेंस सेल का नंबर होता है उसके ही हमारे पास बराबर होगा, और जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे, उससे हमें पता लगा कि इसका ग्रुप नंबर 4 है और इसका वैलेंशियल नंबर देखा वो 4 था। तो इससे हमें पता लगा कि इसका पीरियड नंबर भी हमारे पास 4 होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द कमर्शियली यूज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो हमारे पास आयरन होता है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। कि किसके अंदर हमें पेनिट्रेशन, बच्चे पेनिट्रेट बोलते हैं दंसने को, किसके अंदर हमें ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। तो एस, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ, तो बच्चे खुद से देखें कि अगर हमें बाहर से आना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हमें एस के अंदर आके लानी पड़ेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि एस के जो है वो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन ऑर्डर एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। तो बच्चे हमारे पास चंद क्वेश्चन हैं जो मैंने 23 सितंबर का मॉर्निंग का जो पेपर हुआ इसमें से शेयर किया। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट में तौर पे शेयर करूंगा थोड़ी देर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।